स्क्विड गेम के सीजन 1 को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। रही बात सीजन 2 की, तो मैं उसका रिकेप दे रहा हूँ। स्क्विड गेम का अपना मेन कैरेक्टर सॉन्ग यून सीजन 2 में उस सेल्समैन को फिर से ढूंढता है और उस गेम में एक बार फिर से एंट्री लेता है ताकि वह इस बार इस गेम को बंद करा सके। और इसके साथ साथ इस बार इंस्पेक्टर जिन्हो भी था। ग्यून अपने दांत में ट्रैकर लगा के गया था ताकि इंस्पेक्टर जिन्हो को पता लग सके कि आइलैंड कहां पर है, लेकिन उनका ट्रैकर निकाल दिया जाता है जिससे कि ग्यून उस गेम में ही फंस जाता है। अब तक ग्यून ने अपनी वहां पर टीम बना ली थी और इस बार इस गेम में ग्यून का दोस्त जॉन बे था। बड़ी ही मुश्किल से 3 गेम पार करने के बाद आखिरकार ग्यून वहाँ के कुछ प्लेयर के साथ मिलकर के बगावत छेड़ देता है, जिस बगावत के दौरान सभी प्लेयर को मार दिया जाता है ग्यून को छोड़ के। जिसके बाद सीजन 3 की शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ पर गार्ड नंबर 11 प्लेयर 247 को कंधे पे गोली मारती है और उसे बताती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो आंखें बंद रखो, जिस पर वह प्लेयर ऐसा ही करता है। वहाँ पर जितने भी प्लेयर जिंदा बचे थे उनके ऑर्गन्स निकाल करके तस्करी की जाती थी और ऐसा ही प्लेयर 247 के साथ होने वाला था। लेकिन गार्ड 11 यानी कि न्यूल अपने हेड से ऑपरेशन रूम में जाने की परमिशन लेती है और उसके साथ वह ऑपरेशन रूम में पहुंचती है। जिसके बाद प्लेयर्स के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ग्यून की बॉडी को एक कैफिन में लेके आ जाता है, जहां पर ग्यून के साथ उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो पता चलता है कि ग्यून अब भी जिंदा था, वह सिर्फ बेहोश ही था। जिसके बाद हम जिन्हो का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह अभी भी उसी आइलैंड को कैप्टन पार्क साथ मिलकर के ढूंढ रहा था। कैप्टन पार्क ने उसके ड्रोन ऑपरेटर को नीचे गिरा दिया था, जिससे कि जिन्हो के साथी को कैप्टन पार्क पर शक होने लगा। जिसके बाद हम ग्यून को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही गार्ड्स अंदर आते हैं उनके सामने कहने लगता है कि आखिर मुझे जिंदा क्यों रखा, मुझे क्यों नहीं मार दिया गया। वह गार्ड्स की बंदूक पकड़ के अपने माथे पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद ग्यून को हथकड़ी से बांध दिया जाता है। तभी फ्रंटमैन का कॉल आता है, जिस पर कैप्टन पार्क उसे बताता है कि अगर इन्हें हमारी सच्चाई का पता लग जाए तो मैं क्या करूंगा। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि सबको मार देना, उस पुलिस वाले को भी, जो कि जिन्हो का भाई था इन्हो। जिसके बाद हम हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वोटिंग करी जा रही थी। वोटिंग ग्यून के नंबर से शुरू होती है, लेकिन ग्यून को हथकड़ी से बांध रखा था, इसलिए उसका वोट नहीं गिना जाता। वोट खत्म होने के बाद वहाँ के सभी ओ वाले प्लेयर्स ग्यून को चालबाज बता रहे थे कि वह अपने आदमी को ले जा करके मरवा देता है और जिससे कि वहाँ का पैसा भी डबल हो जाता है। और वो ये भी कहते हैं कि ग्यून उन सभी से मिला हुआ है। और इन्हीं सब बातों से ग्यून एक लेडी को गला दबा के मारने वाला था, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा लेती है। इसके बाद ग्यून की टीम वहाँ पर आती है, जिसमें की दादी थी, उनका बेटा था, जुनही थी और प्लेयर 120। जिसके बाद हम ऑपरेशन रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर 11 भी आती है। वैसे भी जैसे ही उस बॉडी को चीरने वाले होते हैं, तभी 11 उन सबको बंदूक से मार देती है और वहाँ पर बचे डॉक्टर से प्लेयर 247 को ठीक करने के लिए कहती है। डॉक्टर से बताता है कि इसका काफी खून निकल चुका है, जिस पर 11 अपना खून देने के लिए उसे राजी हो जाती है। और जब ग्यून को दादी समझाती है कि हम जानते हैं कि तुमने हमारे भले के लिए ये सब किया और इसमें सिर्फ तुम ही दोषी नहीं हो, इसीलिए अभी तक कुछ खा लो, तभी आगे इस गेम के लिए तुम्हें एनर्जी मिलेगी। जिस पर दादी का बेटा बताता है कि सारी गलती उस प्लेयर की थी जो कि टाइम पर मैगजीन नहीं ले जा पाया। जिस पर ग्यून अब उसी प्लेयर को घूरने लगा था मारने के लिए। जिसके बाद हम जिन्हो का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसका साथी बताता है कि कैप्टन पार्क मुझे कुछ टेढ़े रख रहे हैं, लेकिन जिन्हो उसे बताता है कि उसने मेरी जान बचाई और आइलैंड ढूंढने में हमारी मदद भी कर रहे हैं, उन पर शक करना नहीं बनता। काफी रात होने के बाद वे दोनों भी सोने चले जाते हैं, जहाँ पर हॉल में सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी प्लेयर्स गेम के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही सभी अगली गेम खेलने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर उन प्लेयर्स की बॉडी लटकाई गई थी जिन्होंने की बगावत की थी। ग्यून यह सब देख करके और भी उस प्लेयर के ऊपर गुस्सा हो जाता है। सभी प्लेयर्स गेम में एंट्री लेते हैं। इस गेम में उनको रेड और ब्लू गियर निकालने को मिलती है और उन्हें उसी तरह के कपड़े दिए जाते हैं। इस गेम का नाम था हाइड एंड सीक, जिसमें कि ब्लू वाली टीम को छुपना था और रेड वाली टीम को ढूंढना था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था, ब्लू वाली टीम को दरवाजा खोल के बाहर निकलना था, जिसके लिए उन्हें चाबी दी गई थी, और रेड वाली टीम को ब्लू वाली में से एक को मारना कंपल्सरी था और मारने के लिए उन्हें चाकू दी गई थी। और इधर हम इंस्पेक्टर जिन्हो का सीन देखते हैं, जहां पर उसका साथी इस बार कैप्टन पार्क के बारे में जांच पड़ताल करने वाला था, इसीलिए वह उसके साथ शिप पर नहीं जाता। और इधर गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि अगर आप किसी प्लेयर के साथ अपनी बॉल को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए समय है, अभी कर सकते हैं, गेम में ऐसा नहीं किया जाएगा। जिसके बाद यह गेम शुरू होती है। ब्लू वाली टीम को 5 मिनट के अंदर छुपना था, जिसके बाद रेड वाली टीम एंटर करेगी। सभी ब्लू वाले प्लेयर जल्दी जल्दी करके छुपने लगते हैं। जिसके बाद हम रेड वाले प्लेयर में देखते हैं कि तामगी और म्योंगी दोनों आपस में टीम बनाते हैं ताकि वह साथ साथ लड़ सकें। और इधर ग्यून के पास भी रेड बॉल थी और उसके पास भी चाकू था। गेम में एंटर लेने के बाद ग्यून
उसी प्लेयर के पीछे भागता है जिसने कि उसे धोखा दिया था। ब्लू वाली टीम में जुनही, दादी और प्लेयर 120 तीनों आपस में टीम बनाते हैं और सबको अलग अलग सेब की चाबी मिली थी। जून अब भी उसी प्लेयर यानी 202 का पीछा कर रहा था। एक बार तो वह उसे मारने वाला होता है, लेकिन वह देखता है कि कोई और ही प्लेयर था। और इधर हम म्योंगी और तामसू को देखते हैं जो कि एक टीम के साथ काम कर रहे थे और दोनों ही एक आदमी को मारते हैं, जिससे कि आधा आधा दोनों ने काम कर लिया था। जिसके बाद हम मिन्सू को देखते हैं जो कि वहीं से जा रहा था। उसे मिला थैनोस का क्रॉस वाला लॉकेट जिसमें कि ड्रग्स की गोली थी। मिन्सू से तुरंत ही ले लेता है। इसके बाद हम जुनही की टीम को देखते हैं जो कि एक रेड प्लेयर से भाग रही थी। तभी प्लेयर 120 उसका सामना करती है और उसे मार गिराती है। तामसू और म्योंगी ने एक और आदमी को मार दिया था साथ ही, और अब वे दोनों पास हो चुके थे। फिर भी वे दोनों प्लेयर्स को कम करने के चक्कर में वहां पर सभी ब्लू प्लेयर को मारने लगे और म्योंगी जुनही को ढूंढता है। जुनही की हालत काफी खराब थी क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का समय था। दादी, प्लेयर 120 और जुनही एक रूम में जाते हैं जहां पर दादी उसकी डिलीवरी करवाती है और उसे एक बेटी होती है। जिसके बाद हम इधर दादी के बेटे को देखते हैं जो कि अब तक किसी को भी मार नहीं पाया था। वह एक आदमी को मारने वाला था लेकिन वह खुद ही उस पर हमला कर देता है। तभी दूसरा रेड प्लेयर आकर के उस प्लेयर को मार देता है जिससे कि उसके बेटे की जान बच जाती है। अब वह किसी और को भी ढूंढ रहा है मारने के लिए। जिसके बाद हम सीमन लेडी को देखते हैं जो कि कहती है कि उसके पास मैजिकल पावर है। वह उसके हिसाब से रास्ता ढूंढ रही है। तभी उसके पास मिन्सू आता है। मिन्सू ने अब तक ड्रग्स की गोलियां ले ली थी, इसी वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह सेल्वी नाम के प्लेयर के बारे में उससे पूछता है, जिसे सीमन लेडी डर के एक कमरे में जा छुपती है और उसे बाहर निकलने का दरवाजा मिल जाता है। लेकिन उस दरवाजे में 3 चाबी लगने वाली थी, उसके पास सिर्फ एक ही चाबी थी। वह रास्ते का निशान लगाते हुए चाबी ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर उसे प्लेयर नंबर 100 जो कि मरने का नाटक करके लेटा हुआ था उसकी चाबी निकालने वाली होती है। तभी वह उठ खड़ा होता है। सीमन लेडीज प्लेयर नंबर 100 को बताती है कि मैंने रास्ता ढूंढ लिया है अपने मैजिकल पावर से। जिसके बाद हम जुनही को देखते हैं जिनके रूम में एक रेड वाला बंदा आ जाता है। जिसके बाद प्लेयर 120 उसके साथ लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते बाहर निकल जाती है और एक रूम में जा पहुंचती है। वह उस प्लेयर को मारने के बाद बाहर निकल रही होती है, तभी देखती है कि उसे भी बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। उसके बाद जुनही, दादी और उसकी भी चाबी थी, इसीलिए वो बाहर निकलने का सोचती है। लेकिन वह तभी जुनही दादी को लेने के लिए बाहर जाती है। जैसे वो बताती है कि मुझे रास्ता मिल गया है, तभी म्योंगी पीछे से उसे चाकू से मार देता है। लेकिन म्योंगी जब देखता है कि जुनही को बेबी हुआ है, तब वह अफसोस के मारे वहां से तामसू के साथ निकल जाता है। प्लेयर 120 की मौत से दादी और जुनही काफी मायूस होते हैं और रोते भी हैं। जिसके बाद हम ग्यून को देखते हैं जो कि आखिरकार प्लेयर 388 को ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और इधर हम सीमन लेडी को देखते हैं जो कि प्लेयर 100 के साथ उस रूम में पहुंचती है जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। सीमन लेडी के पास एक चाबी थी, बाकी चाबी प्लेयर नंबर 100 के पास थी। जैसे ही तीनों चाबी से दरवाजा खुलता है, वैसे ही प्लेयर नंबर 100 अंदर जाकर एक चाबी निकाल देता है और सीमन लेडी वहीं फंस जाती है। तभी उसके पीछे मिन्सू भी आता है। मिन्सू अब भी उसे सेल्वी के बारे में पूछ रहा था क्योंकि उसने ड्रग्स ली थी और इसका दिमाग भी घूम चुका था। तभी सीमन लेडी मिन्सू को भला बुरा कहने लगती है, कायर हो, डरपोक हो, जिस पर मिन्सू को गुस्सा आता है और वह उसे मार देता है। और उधर ग्यून और प्लेयर 388 के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिसमें आखिरकार ग्यून उस प्लेयर को मार देता है। जिसके बाद हम जुनही का सीन देखते हैं जो कि इसी दरवाजे को ढूंढ के वहाँ से बाहर निकलने वाली होते हैं। तभी वहाँ पर दादी का बेटा आता है, बताता है कि माँ मैंने किसी को भी नहीं मार पाया और वह जुनही को मारने वाला था। जिस पर दादी उसे बताती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह जुनही की ओर बढ़ जाता है, लेकिन दादी ना चाहते हुए भी अपने बेटे को ही मार देती है और ऐसा करके वह रोने लगती है और वे दोनों भी बेबी के साथ बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी रेड प्लेयर को देखते हैं जिन्होंने किसी को भी नहीं मार पाया था। उन्हें मारने के लिए गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और उन्हीं गार्ड्स में कुछ वीआईपी भी थे और इस बार हमें वीआईपी के फेस को भी देखने को मिला और उन्हीं से एक फीमेल वीआईपी भी थी। गेम खत्म होने के बाद सभी प्लेयर्स उसी हॉल में आते हैं जहाँ पर दामगी बेचैन था क्योंकि उसका क्रॉस वाला लॉकेट वहीं पर गिर गया था और वह नशे के मारे बेचैन था। जूही के बच्चे को देख करके सभी वहाँ पर हैरान थे। जिसके बाद हम नोएल को देखते हैं जो कि प्लेयर 247 को गार्ड के कपड़े पहना करके रूम नंबर 16 में भेज देती है और वह रूम एक डॉक्टर का था। सभी गार्ड्स का चीफ अपने गार्ड्स को ऑपरेशन रूम चेक करने के लिए कहता है, जहाँ पर इस गार्ड्स उसे चेक करने के लिए जाता है तब वहाँ पर सभी गार्ड्स मरे पड़े थे। वो अपने हेड गार्ड्स को बताता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर जुनहो के साथी को देखते हैं जो कि कैप्टन पार के बारे में बताता है कि यहाँ इस पोर्ट पर
कैप्टन पार्क को कोई भी नहीं जानता और ये कैप्टन पार्क कोई सीधे आदमी नहीं। जिसके बाद हम वीआईपीएस को देखते हैं जो कि डिनर करते हुए हॉल का सीन देख रहे थे जहाँ पर वोटिंग की जा रही थी। वोटिंग करते दौरान सभी प्लेयर्स अपना वोट कर रहे थे। तभी दादी अपना वोट देने के बाद उन सभी को समझाती है कि यह गेम यहीं खत्म कर दो, चाहे तो तुम सब मेरे पैसे भी ले लो। वह उन सबके पाँव भी पड़ती है लेकिन उन दरिंदों को कोई भी रहम नहीं आता। वह यह भी कहते हैं कि वोट कर दो ताकि यह बच्ची इस नर्क से बाहर निकल जाए, लेकिन तब भी कोई भी प्लेयर उसका नहीं सुनता। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर जुनहो को देखते हैं जिससे कि ड्रोन देखने से उसे एक क्लू मिलता है कि वह पहले भी यहाँ आ चुका है सीजन 1 में। वह कैप्टन पार्क को बताता है कि उस आइलैंड के करीब ले चलो, जिस पर कैप्टन उसे मना करता है कि वहाँ कई सारी चट्टानें होंगी और मैं वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन जुनहो के बार बार कहने पर वह उसे वहाँ ले जाता है। जुनहो उस आइलैंड पर काफी देर घूमने के बाद वह उसी स्थान का पता लगा लेता है जहाँ पर फ्रंटमैन यानी कि इन्होंने जुनहो पर गोली मारी थी। गार्ड्स के हेड को देखते हैं जो कि गार्ड्स को फिर से ऑपरेशन रूम चेक करने के लिए कहता है, जहां पर प्रॉपर चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि जिसकी लाश वहां पर पड़ी है वह प्लेयर 247 है ही नहीं, यानी कि कोई और ही है। वह ये सब बातें कर रहा होता है तभी नोएल उसके पीछे आ जाती है और उसे 247 के सभी डाटा को डिलीट करने का कहती है, नहीं तो वह उसे गोली मार देगी। उसका हेड सभी डाटा को कंप्यूटर से डिलीट कर देता है, लेकिन उसकी एक हार्ड कॉपी अब भी कमरे में थी, जिसको कि डिलीट करने के लिए लीडर के रूम से जाना होता है। इसके बाद हम हॉल का सीन देखते हैं जहां पर दादी ग्यून के पास बैठती हैं और उसे बताती हैं कि आज मैंने इस गेम में अपने बेटे की ही जान ले ली क्योंकि वह एक मासूम बच्ची को मारने जा रहा था। ऐसा कहते हुए वह दादी रोने लगती हैं, जिस पर ग्यून भी उनके सेक्रीफाइस को सुन करके उनकी बातों पर ध्यान देने लगता है। दादी ग्यून को बताती है कि मुझे पता है कि तुम हमें बचाने के लिए आए हो और तुमको उस बेबी को जरूर बचाना होगा। ग्यून दादी से कहता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर इन्हो के दोस्त को देखते हैं जो कि कैप्टन पार्क के घर में तलाशी करने के लिए जाता है। वह जैसे ही दीवार कूदता है उसके सामने एक खूंखार कुत्ता आता है। हालांकि वह बांध रखा गया था, लेकिन कैसे भी करके वह आदमी कैप्टन पार्क के घर में तलाशी करने लगता है, जहां पर उसे कैप्टन पार्क के साथ उसी सेल्समैन की फोटो मिलती है। इससे पता चलता है कि दोनों बाप बेटे थे। फोटो लेकर वह घर से निकल ही रहा था तभी उसके सामने वही कुत्ता आ जाता है। वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह आदमी उसको गोली से मार देता है। वह जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था कुत्ते के घर के नीचे देखता है कि कुछ सामान चुरा के छिपाया गया है। इसको हटाने के बाद वह देखता है कि उसमें ढेर सारे पैसे थे और उस पॉलीथीन में पिंक सोल्जर वाले कपड़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद हम नोएल को देखते हैं जो कि अपने रूम में खाना खा रही होती है। तभी उसका हेड उसको बाहर निकालने के लिए बोर्ड की चाबी देता है। जिसके बाद हम प्लेयर के हॉल का सीन देखते हैं जहां पर गार्ड्स एक कैफिन लेके आते हैं क्योंकि उस दादी ने सुसाइड कर लिया था। जून यह सब देख करके बहुत दुखी होता है और जुनही तो रोने लगती है क्योंकि दादी ही थी जो कि जुनही को संभाला करती थी। और इधर ऑपरेशन रूम को चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि नोएल जिसके साथ जा रही है वह गेम का एक प्लेयर है। हेड गार्ड अपने साथियों से उसे बाहर जाने के लिए रोकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वह जा चुके थे। उसका हेड तुरंत ही नोएल से कांटेक्ट करता है, बताता है कि उस प्लेयर की एक छोटी बच्ची है जिसको कि कैंसर है और वह इस अस्पताल में भर्ती है। अगर तुम वापस नहीं लाई तो उसकी बच्ची को मार दिया जाएगा। जिससे कि नोएल फिर से बोट को पीछे घुमा करके वापस चली आती है। वापस आने के बाद वह उस प्लेयर को बोट लेकर उत्तर सकी साइड जाने के लिए कहती है। जिसके बाद यहाँ अगले गेम की शुरुआत होती है। जुनही का बेबी को अपने पास लेता है और उसे संभालते हुए चढ़ाता है। और इधर हम वीआईपीएस को देखते हैं जो कि अगला गेम देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वह फ्रंटमैन को कहते हैं अब ज्यादा सस्पेंस मत बढ़ाओ, अब हमें गेम दिखाओ। जिसके बाद फ्रंटमैन उन्हें गेम दिखाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुनही ग्यून से बता रही थी कि हाइड एंड सीक में गेम के साथ ही प्लेयर 120 उसी की वजह से मारी गई। जिसके बाद सभी प्लेयर्स अगली गेम में एंट्री लेते हैं जिसका नाम था जंप रोप। सभी प्लेयर्स यह गेम देख के हैरान हो जाते हैं। इतना खतरनाक गेम जिसमें कि एक ब्रिज होता है और दो डॉल जिनके हाथ में रस्सी होती है, वह घूमती जाएगी। अगर रस्सी पैर में लगी तो आप इस गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे और डायरेक्ट नीचे जा गिरेंगे। जैसे ही गेम शुरू होता है वैसे ही वीआईपीएस की एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। और उधर हम तामसू को देखते हैं जो कि ड्रग्स ना मिलने की वजह से बेचैन होता जा रहा था। तभी मिंसो को देखते हैं जो कि उस लॉकेट में से एक ड्रग्स ले लेता है और वह लॉकेट खाली हो जाती है। वह तामसू को वह लॉकेट दिखाता है, बताता है कि तुम्हें ये चाहिए। जिसके बाद मिंसो उसे उसी ब्रिज पे फेंक देता है। ग्यून जुनही को बताता है कि मैं तुम्हें यह ब्रिज पार करवा दूंगा, तब तक बेबी को यहीं रहने देना। तभी गार्ड बताता है कि यह बेबी को भी इस गेम को खेलना होगा। अगर आखिरी समय तक
कोई भी यहाँ बचा तो उसे मार दिया जाएगा। ग्यून ऐसा करने के लिए रोकता है उन्हें, लेकिन ग्यून के सामने बंदूक तान दी जाती है। ग्यून तय करता है कि बेबी को वो लेके जाएगा, जिसके बाद वो वापस आके जिन्ही को वापस ले जाएगा। गेम शुरू होता है। तामसो अब उसी लॉकेट के चक्कर में उस ब्रिज पे जाने की कोशिश करता है। काफी देर तक सरवाइव करने के बाद जब वह लॉकेट के पास पहुंचता है, जैसे वह खोलता है देखता कि वह खाली है। मिंजू ने उसे उल्लू बनाया था, जिसके बाद वह रोप उसके पैर से लड़ती है और वह नीचे जा गिरता है। यह देखकर सभी प्लेयर्स डर जाते हैं। ग्यून उस बेबी को अपने पीछे बांध के गेम खेलने के लिए आगे बढ़ता है। ग्यून बड़ी ही मुश्किल से वह ब्रिज पार करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ब्रिज टूटा था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह करके उस टूटे हुए ब्रिज को पार करता है और एंड तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वह जुन्ही को वापस लेने के लिए वापस आ रहा था, तभी वह देखता है कि सभी प्लेयर्स ब्रिज पर आने लगते हैं, जिससे कि वह वहां तक जा नहीं पाता है। म्योंगी जुन्ही को कहता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन जुन्ही इसके लिए मना कर देती है। धीरे धीरे टाइम अप होता जा रहा था। सभी प्लेयर्स जैसे पहुंचते हैं तब तक सिर्फ 1 ही मिनट बचा था। ग्यून जुन्ही को वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन जुन्ही उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि सर, आपने बेबी को बचाने का वादा किया है, अगर आप ही हार गए तो बेबी की रक्षा कौन करेगा। जिसके बाद इस सीरीज का सबसे इमोशनल सीन आता है। जुन्ही अपना एक कदम बढ़ा के वहीं से कूद जाती है और जुन्ही का एंड ऑडियंस के लिए सबसे इम्पैक्टफुल साबित रहा। ग्यून को भी यह देख करके आंख में रोना आ जाता है। और इधर सभी प्लेयर्स जब वापस आते हैं तो वह सब डिसाइड करते हैं कि इस बार वोटिंग में सभी क्रॉस का बटन दबाएंगे और यहाँ से अपना अपना हिस्सा लेकर के बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद हम फ्रंटमैन और वीआईपीज को देखते हैं, जो कि इस गेम में एक और ट्विस्ट लाते हैं। जुन्ही का गेम में पुनर्जन्म, यानी कि उसकी बेबी प्लेयर 222 का किरदार निभाएगी। गार्ड्स जैसे इस सबको प्लेयर को बताते हैं, वैसे ही प्लेयर उन्हें कहते हैं कि यह बच्चे ने क्या किया जो इसका भी हिस्सा लगेगा। प्लेयर्स बेबी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। और इधर हम इन्हो के साथी को देखते हैं, जो कि पुलिस के हाथों गिरफ्तार किया गया था। वह पुलिस स्टेशन में सभी कांड को बताता है कि कैसे पिंक सोल्जर्स एक आइलैंड पे गेम खिलाकर सभी को मारते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और कैप्टन पार्क के पास फोन लगा देते हैं कि आपके घर चोरी हुई है। जिस पर कैप्टन पार्क उसका नाम पूछते हैं। नाम पता लगने पर कैप्टन पार्क और भी सावधान हो जाता है। कैसे भी करके वह पुलिस वालों से अपना फोन छीनता है और उससे इन्हो को कॉल लगाता है और सारी सच्चाई कैप्टन पार्क के बारे में सब कुछ इन्हो को बता देता है। इन्हो को जैसे ही ऐसा पता लगता है, वैसे ही बोट पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। कैप्टन पार्क सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हो आके एक सोल्जर को मरने से बचा लेता है। कैप्टन पार्क से काफी पूछने के बाद आइलैंड वार नहीं बताता। जिसके बाद हम प्लेयर्स का सीन देखते हैं, जो कि उस जगह पर आखिरी डिनर कर रहे थे, जहाँ पर उनको खाने के लिए अलग अलग तरह के खाना परोसा जाता है और उस बेबी के लिए दूध दिया जाता है। फ्रंटमैन को पता था कि इस बार अगर वोटिंग होगी तो ज्यादातर लोग क्रॉस दबाएंगे और यह गेम यहीं खत्म हो जाएगी, और इसीलिए वह एक नया गेम ट्विस्ट के साथ फेस करते हैं, जिन पर सोल्जर उन प्लेयर को बताते हैं कि आपको अगले गेम में 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट करता है, चाहे वह जो भी हो। इस बार की जीत प्लेयर्स के हाथ में थी, इसीलिए सभी ओ का बटन दबाते हैं। वहाँ के कुछ प्लेयर डिसाइड करते हैं कि हम अगली गेम में एक टीम की तरह काम करेंगे और किन 3 को एलिमिनेट करना है इसका भी डिसाइड कर लेते हैं। ग्यून को एलिमिनेट करेंगे और उस बच्ची को और मिंसू को। जिसके बाद हम नोएल को देखते हैं, जो कि पहाड़ों से चढ़ के वेंटिलेशन से होते हुए अपने हेड गार्ड के पास पहुंचती है। जिसके बाद हम एक गार्ड को देखते हैं, जो कि ग्यून से कहता है कि तुम्हें लीडर ने बुलाया है, यानी कि फ्रंटमैन ने। जिसके बाद ग्यून फ्रंटमैन से मिलने के लिए जाता है। फ्रंटमैन उसे एक चाकू देता है और बताता है कि सभी प्लेयर्स काफी शराब पी लिए हैं और वह गहरी नींद में सो रहे हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम उन सबको मार देना और बच्ची के साथ तुम जिंदा वापस चले जाओगे। जिसके बाद फ्रंटमैन ग्यून के सामने अपना फेस खोलता है। ग्यून जैसे उस फेस को देखता है, वैसे ही वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वह तो इन्हो ही था जो कि सीजन 2 में योंगिल नाम रख करके ग्यून के साथ ही खेल रहा था और उसके टीम भी था। फ्रंटमैन उसे बताता है कि तुम मुझे मार दो, तब भी यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, गेम हमेशा चलते रहेंगे। जिसके बाद ग्यून फ्रंटमैन के कहे अनुसार प्लेयर्स को मारने के लिए जाता है। तभी हम फ्रंटमैन यानी कि इन्हो का प्लेयर रूप में सीन देखते हैं, जिसको कि वीआईपी नाम ने ऐसा ही कहा था और ऐसा ही ऑफर दिया था। चाकू देकर कहा था सभी प्लेयर्स को मार देना और इन्हो ऐसा ही करता है, सभी प्लेयर्स को मार देता है। और इस बार फ्रंटमैन ग्यून के साथ ऐसा कर रहा था। ग्यून चाकू गर्दन पे रखे हुआ था, लेकिन उसकी हिम्मत मारने की नहीं होती। तभी हम उसके सामने सेबियोक को देखते हैं, जो कि उसका इल्यूजन था, जो कि कहती है कि मिस्टर ग्यून तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। जिसके बाद ग्यून तुरंत ही वहां से पीछे हट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्लेयर 247 बोट लेकर वहां से निकल रहा था और उनके पीछे पिंक सोल्जर्स पड़े हुए थे।
और इधर इंस्पेक्टर जुनहो अपनी जहाज के साथ अब भी आइलैंड को ढूंढ रहा था। तभी फ्रंटमैन का उसके पास रेडियो से सिग्नल आता है। फ्रंटमैन उसे कहता है कि अब भी समय है, वापस लौट जाओ, लेकिन जुनहो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद हम प्लेयर्स को देखते हैं, उनको आखिरी गेम खेलने के लिए इनवाइट किया जाता है और इधर नेयुल अपने हेड के पास पहुंच चुकी थी, जो कि लीडर के रूम से हार्ड कॉपी मिटाने के लिए आई थी। जिसके बाद हेड और नेयुल के बीच में फाइट होती है। फाइट के दौरान उसकी किडनी भी फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन वह फाइट होने के बाद और जख्मी होने के बाद अपने हेड को मार देती है। हेड मरने से पहले लास्ट गेम शुरू करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे कि सभी प्लेयर्स गेम खेलने के लिए उस स्थान पे पहुंचते हैं, जहां कि उनको लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाया जाता है, जहां पर 3 पिलर थे, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। हर पिलर के ऊपर उनमें से एक प्लेयर को एलिमिनेट करना है। राउंड को शुरू करने के लिए पिलर में एक बटन था, जिसके 15 मिनट के अंदर वह राउंड खत्म हो जाएगा। तभी हम मिंसू को देखते हैं, जो कि ओवरडोज लेने की वजह से उसका दिमाग पागल हो गया था। उसे इमेजिनेशन आ रही थी कि थानोस उसे वापस बुला रहा है, जिस पर वह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। और इधर सभी प्लेयर डिसाइड करते हैं कि हम वोटिंग का सहारा लेंगे कि किस प्लेयर को एलिमिनेट करना है। सभी प्लेयर्स उस छोटी बच्ची को एलिमिनेट करने के लिए वोट करते हैं, लेकिन म्योंगी कहता है कि ग्यून ऐसा करने के लिए मना करेगा। इसीलिए म्योंगी कहता है कि इस बार हम मिंसू को वोट करेंगे और उसे ही इस राउंड में एलिमिनेट करेंगे। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे धक्का कौन देगा। उसके लिए भी एक म्योंगी के पास सॉल्यूशन था। वह वहां पर लगे पोल को निकाल लेता है और उसी से मिंसू को धक्का दे देता है। जिसके बाद पहला राउंड खत्म होने के बाद हम सीन देखते हैं नोएल के पास का, जहां पर वो लीडर के रूम में जाकर के उस हार्ड कॉपी को देखती है और इधर गेम में अगले पिलर तक जाने के लिए रास्ता भी खुल जाता है। जैसे सभी उस प्लेयर पर जाते हैं, वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है। सभी प्लेयर्स इस बार ग्यून को एलिमिनेट करने के लिए वोट करते हैं और उससे वह बेबी मांगते हैं। ग्यून साफ साफ मना कर देता है कि वह बेबी नहीं देगा और ना ही वह एलिमिनेट होगा, वह उस बेबी के साथ ही रहेगा। जिसके बाद सभी प्लेयर डिसीजन लेते हैं कि दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर देते हैं। एक प्लेयर उसे एलिमिनेट करने के लिए आ रहा था, तभी ग्यून बताता है कि मेरे बाद अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, क्योंकि अगले राउंड में तुमने अगर एलिमिनेट कर दिया तो फिर किसे करोगे। ग्यून की बात में दम था, इसीलिए वह तुरंत वापस लौट जाता है और प्लेयर आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम नोएल को देखते हैं, वहाँ की रखी फाइल चेक कर रहे थे और इधर प्लेयर 247 को देखते हैं, जिसके पीछे सोल्जर्स पड़े गए थे और वह उसकी मोटर में गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से उसकी बोट भी बंद हो जाती है। सोल्जर्स उसे मारने वाले होते हैं, तभी इंस्पेक्टर जुनहो उसे बचा लेता है। वह बताता है कि वह उसी आइलैंड से आ रहा है। जिसके बाद जुनहो उसी आइलैंड की तरफ बढ़ जाता है और इधर म्योंगी उन सबको आइडिया देता है कि रॉक पेपर सीजर करके डिसाइड करते हैं कौन धक्का देने के लिए जाएगा, जिस पर एक प्लेयर सिलेक्ट होता है। जिसके बाद सभी अपने कोट उतार के उसकी कमर से बांध के अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और जैसे ही वह ग्यून के कमर को पकड़ लेता है और उसे धक्का देने लगता है, वैसे ग्यून अपनी चाकू निकाल के उस कोट को काट देता है। फिर भी वह प्लेयर ग्यून को गिराने के लिए तैयार था, लेकिन तभी म्योंगी ग्यून को पीछे हटने के लिए कहता है और उस प्लेयर को धक्का दे देता है और ग्यून को बताता है कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, क्योंकि यह बेबी मेरा है, यानी कि उसका फादर। जिस पर अभी टाइम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए अभी तक ब्रिज नहीं खुला था। लेकिन ग्यून की एक दिक्कत थी कि वह सब पे विश्वास कर लेता था। वह म्योंगी का विश्वास कर लेता है, लेकिन म्योंगी धीरे धीरे करके सभी को वहाँ से गिराने का तय कर लेता है और एक प्लेयर को मार के उसका बलि का बकरा बनाता है, ताकि वह अगले पिलर पर उसे ले जाकर गिरा सके। ग्यून इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि जिसकी किस्मत होगी वही एलिमिनेट होगा। जिस पर सभी प्लेयर्स अचानक से ग्यून के ऊपर कूद जाते हैं और ग्यून बच्ची बचाने के लिए सभी प्लेयर्स को मारने लगता है। म्योंगी ने भी बाकी सभी प्लेयर्स को भी गिरा दिया था, अब बचा था बलि का बकरा, लेकिन वह कहता है कि मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता और वह अपने आप ही कूद जाता है। टाइम खत्म होते ही अगला ब्रिज खुलता है। म्योंगी वहाँ पास तुरंत चला जाता है और ग्यून को वहाँ से आने के लिए मना कर देता है, कहता है कि बच्ची को यहीं दे दो, मैं उसे ले जाऊंगा। ग्यून से बताता है कि तुम मुझे आने दो, मैं खुद ही एलिमिनेट हो जाऊंगा, लेकिन म्योंगी ऐसा नहीं करता। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वह बच्ची को ब्रिज पर रख देता है। म्योंगी पोल की सहायता से उठाकर उसे अपने पास ले लेता है। जैसे ही वह ब्रिज हटने वाला होता है, वैसे ही ग्यून उस सर्कल वाले पिलर पर जा कूदता है और इधर हम नोएल को देखते हैं, जो कि शराब की सहायता से सभी पेपर्स को वहां से जला देती है और इधर म्योंगी और ग्यून के बीच में फाइट होती है। म्योंगी के हाथ से पोल गिरने के बाद वह बेबी को उठा लेता है और यह करके धमकाता है कि वह अगर आगे बढ़ा तो वह बेबी को नीचे गिरा देगा, जिससे कि म्योंगी चाकू ग्यून से छुड़वा कर अपने पास लेता है और उस पर हमला कर देता है। काफी देर दोनों के बीच फाइट होने के बाद म्योंगी नीचे गिरने वाला होता है और ग्यून भी। म्योंगी ग्यून का कोट पकड़े हुआ था, लेकिन वह फटने लगता है और म्योंगी नीचे गिर जाता है। लेकिन अब तक यह राउंड चालू नहीं किया गया था और इधर नोएल भी गेम देखकर सुसाइड करने वाली थी, लेकिन वह ग्यून
को ऊपर आता देख एक बार फिर रुक जाती है। ग्यून ऊपर आते ही अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए बेबी को वहीं छोड़ के कूदने की तैयारी कर लेता है और वह जाते जाते यह कहता है कि इंसान कोई रेस के घोड़े नहीं है और वह कूद जाता है। ग्यून के सेक्रीफाइस को देख करके नोयुल सुसाइड को कैंसिल करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है सभी यहाँ से बाहर निकल जाएं और यह गेम ओवर हो जाता है। फ्रंटमैन टाइमर बम को सेट कर देता है, जिसके बाद फ्रंटमैन उस बच्ची को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है। जुनहो भी वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उसको पहुँचते हुए देर हो चुकी थी और वह टाइम बॉम्ब लगा देख वापस आ जाता है। जिसके बाद हम 6 महीने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोयुल प्लेयर 247 से अपनी पेंटिंग बनवा रही थी और वे दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। नोयुल की बेटी को भी देखते हैं जो कि अब ठीक थी। जुनहो का साथी भी अब जेल से छूट चुका था। जुनहो जैसे ही घर आता है वह देखता है कि वह छोटी बच्ची जो कि गेम की विनर थी वह उसी के घर में थी, जिसके अकाउंट में चेक करने के बाद 456 बिलियन डॉलर उसके अकाउंट में थे। और इधर नोयुल को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से मिलने के लिए चाइना जाती है। और आखिरी में हम देखते हैं कि फ्रंटमैन अमेरिका में जाके ग्यून की बेटी को ग्यून की अमानत सौंपता है और उसने जितने भी पैसे जीते थे वह उसे देता है। ग्यून वापस लौट रहा होता है, तभी एक रिक्रूटर अमेरिका में भी दिखाई देता है जो कि टाकी खिला रहा था। यह इस सीजन का पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसके बाद यह सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।